नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 22 सितंबर और आज हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले अगर आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस HRDIS चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स कराया जाता है और ये करंट अफेयर्स RO, UP PCS, UP SSC, PET, BPSC, RAS, MPPSC, UGC नेट, CUT और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होता है। तो इसलिए अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको अन्य लोक सेवा ऐप संबंधित कोई भी जानकारी, नोटिफिकेशन, अपडेट और सिलेबस आदि के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत में कब लागू की गई? ध्यान रखिएगा, ये कि योजनाओं से संबंधित प्रश्न अक्सर आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो वर्तमान वर्ष की कोई योजना हो, यानी कि जो वर्ष चल रहा हो उसकी योजना हो, या फिर विगत वर्षों की कोई भी योजना हो। अगर वो योजना अच्छी है, हालांकि योजना तो सभी अच्छी होती हैं, लेकिन अगर वो चर्चा का विषय बनी हुई हैं तो निश्चित तौर पर उससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। इसलिए अब ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चर्चा में है, तो इसलिए ये अभी आपके परीक्षा में पूछ सकता है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी, फरवरी 2019 में, ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि PM किसान योजना भारत में भूमि धारकों को किसानों के वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने के लिए फरवरी 2019 से शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा ये। इसके अलावा इस योजना के तहत DBT मोड, या DBT आप सभी लोगों को पता होगा कि सीधे बैंक खाते में पैसा भेजा जाता है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट जो है होता है इसमें। तो इस योजना के तहत DBT मोड के माध्यम से पात्र किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये का वार्षिक वित्तीय लाभ प्रदान करती है। तो अब ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सा लाभ दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये का वार्षिक वित्तीय लाभ प्रदान करती है। अब इसी संदर्भ में अब ये पॉइंट महत्वपूर्ण है आपके लिए कि क्या कह रहा है कि इसी संदर्भ में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है। अब AI चैटबॉट तो आपको पता ही होगा, जो मैसेजिंग एक एप्लीकेशन होता है। इसके माध्यम से AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI चैटबॉट, इसके माध्यम से क्या होगा कि किसान को कोई भी अगर दिक्कत होगी, ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या होगी, वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है, फ़ोन के माध्यम से अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं और उनका त्वरित उनको उत्तर मिल जाएगा। तो ये बेसिकली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसके रेफरेंस में AI चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब कोई समस्या किसानों को नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी अगर उन्हें लेनी होगी हमारे किसान मित्रों को, तो वो इस एप्लीकेशन यानी कि इस AI चैटबॉट का प्रयोग करके वो अपने प्रश्नों का उत्तर सीधे ले सकते हैं। तो इससे एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी ताकि किसी को कोई समस्या इससे नहीं आएगी किसानों को, और वो अपनी फसल को दुगनी करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, दोगुनी आय करने के लिए। इसके माध्यम से PM किसान योजना की दक्षता पर पहुंच बढ़ाने और किसानों को उनके प्रश्नों का त्वरित, स्पष्ट और सटीक उत्तर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, ये मैंने आपको बताया ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी और नवाचार यानी कि इनोवेशन के माध्यम से के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार की कौन सी एक श्रेणी की पुरस्कार की स्थापना की है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब को सरकार कोई नई योजना या कोई नई कोई चीज़ शुरुआत करती है तो अक्सर वो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना उसकी बनी रहती है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है सम्मान की बात कही गई है, इसकी घोषणा की गई है। तो अब राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार क्या है, आइए देखते हैं इसको डिटेल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप लोग। व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार की एक श्रेणी, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार उन लोग को दिया जाएगा जो कि या तो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे होंगे या फिर कोई उनका कोई फॉर्म होगा, अपने प्राइवेट स्तर पर काम कर रहे होंगे। यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी रिसर्च होगी जो कि चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, भौतिकी और अन्य जो विज्ञान के जो अन्य जो विषय होते हैं उनसे संबंधित कोई भी अगर इन्वेंशन होता है तो उसके माध्यम से
उन लोगों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं डिटेल में कि इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और अन्वेषकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या टीमों के माध्यम से, यानी कि अगर आप सिंगल कोई रिसर्च कर रहे हैं या आपकी कोई टीम है प्रॉपर, तो उन माध्यम से किए गए उल्लेखनीय कार्य है तो उनके योगदान को मान्यता देगा। ठीक, तो चाहे तो आप अकेले कोई रिसर्च कर रहे हो या आपकी कोई अपनी एक टीम है और वो टीम एक बेहतर कार्य करती है, रिसर्च करती है यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में, तो आपको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए, विज्ञान के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चिन्हित किया जाएगा। अब देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें क्या है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि यह दरअसल यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसकी कैटेगराइजेशन इसका किया जाएगा। नाम क्या है उसका? पहला है विज्ञान रत्न के नाम से, दूसरा विज्ञान श्री, तीसरा विज्ञान युवा शक्ति स्वरूप भटनागर और चौथा है आपका विज्ञान टीम। ये 4 इसकी श्रेणी है, 4 कैटेगरी हैं। इन 4 कैटेगरी के माध्यम से आपको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि इस पुरस्कार की घोषणा कब की जाएगी? अनाउंसमेंट इसका कब होगा? 11 मई को हर साल इसका अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, और 11 मई को क्या है, अब ये चीज़ महत्वपूर्ण है, 11 मई को ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब ये भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तुरंत आपको उत्तर देना है 11 मई को। दूसरी जो महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है, जबकि वहीं दूसरी ओर सभी श्रेणियों के पुरस्कार के लिए पुरस्कार समारोह का आयोजन कब होगा? वो होगा आपका 23 अगस्त को। यानी और 23 अगस्त को क्या होता है, ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 23 अगस्त को आपको पता होगा अभी हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन जो है क्या होगा, ये पुरस्कार समारोह का आयोजन होगा और सभी को पुरस्कार, ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके बिंदु हो गए, आपको ध्यान रखना है। एक बार आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गायत्री परिवार के साथ मिलकर के। आपको पता होगा कि इस समय नशा मुक्त भारत अभियान के लिए काफ़ी ज़ोर शोर से प्रयास चल रहे हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो है मिलकर के भारत सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। चाहे वो विद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर कोई भी संगठन हो या फिर इससे इतर कोई अन्य संगठन हो, भारत के नशा मुक्त अभियान के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि नशा एक बहुत बड़ी समस्या है भारत देश की और इसको दूर करने के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है। तो इसी के रेफरेंस में अभी गायत्री परिवार के साथ में मिलकर के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ध्यान रखिएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गायत्री परिवार क्या है, आप लोग सुनने होंगे। तो गायत्री परिवार जो है एक संस्था है, ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है इसका हरिद्वार में, शांति कुंज जिसका नाम है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक आपको पता होना चाहिए कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य इसके संस्थापक थे गायत्री परिवार के। बहुत बड़ा परिवार है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। विश्वविद्यालय भी शांति कुंज विश्वविद्यालय गायत्री परिवार का विश्वविद्यालय भी है हरिद्वार में, ऋषिकेश। जैसे हरिद्वार से आप 10-12 किलोमीटर बढ़ोगे आगे 10 किलोमीटर तो पड़ जाएगा आपको। तो ये एक बहुत अच्छा काम कर रहा है और पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने एक नारा दिया था, एक स्लोगन दिया था कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ये स्लोगन बहुत अतुलनीय है कि अगर हम अपने अंदर सुधार चाहते हैं तो अगर हम समाज में सुधार चाहते हैं तो सबसे पहले हम स्वयं में सुधार करें, दुनिया खुद ब खुद सुधर जाएगी। यानी कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। युग मतलब पूरा विश्व। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और गायत्री परिवार शुरू से ही नशा मुक्ति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत है। और गायत्री परिवार की 2 पत्रिकाएं निकलती हैं, आपको पता होगा। एक तो अखंड ज्योति के नाम से आती है और दूसरी एक और आती है पत्रिका। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। व्याख्या के अंतर्गत वही दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया अभी। संस्थापक कौन है? पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी हैं। ठीक, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत के किस समुद्री पोत ने थाईलैंड में क्लोंग टोई बंदरगाह पर एक व्यापक पॉल्यूशन रिस्पांस टेबल टॉप अभ्यास का प्रदर्शन किया? तो वो था हमारा समुद्र प्रहरी जो है पोत। ठीक है, ये इसने जो है पॉल्यूशन के क्षेत्र में जो है जो भी दिक्कतें होती हैं उसको सुलझाने के लिए जो है ये एक वहाँ पर एक अभ्यास किया।
तो आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। साझा चुनौतियों, विशेष रूप से समुद्री प्रदूषण। आपको पता होगा कि समुद्री प्रदूषण एक बहुत बड़ी विकट समस्या होती है और समुद्री प्रदूषण पर आपके मेंस में यानी कि मुख्य परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और समुद्री प्रदूषण जो है ना आपके एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आरओ का मेंस वो देंगे तो एसए वाले में ये जो है समुद्री प्रदूषण एक टॉपिक एसए का भी बनता है। तो समुद्री प्रदूषण आपको पता होगा कि बहुत कॉमन है और बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में। तो इसी समुद्री प्रदूषण से निपटने के बारे में समुद्री विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए भारतीय तटरक्षक यानी कि आईसीजी प्रदूषण नियंत्रण पोत क्या समुद्र प्रहरी ने 20 सितंबर 2023 को, डेट याद रखिएगा, को अपनी 4 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन यानी कि बैंकॉक थाईलैंड में खलोंग टोई बंदरगाह, अब याद रखिएगा ये भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि किस बंदरगाह पर जो है आपके समुद्र प्रहरी ने जो है अभ्यास किया था, इसको पॉल्यूशन रिस्पांस टेबल टॉप का अभ्यास किया था। तो खलोंग टोई बंदरगाह पर एक व्यापक पॉल्यूशन रिस्पांस टेबल टॉप अभ्यास का जो है प्रदर्शन किया था। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस अभ्यास में थाईलैंड के समुद्री प्रवर्तन समन्वय केंद्र यानी कि MECC, सीमा शुल्क विभाग, समुद्री विभाग, रॉयल नेवी, मत्स्य पालन विभाग और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया, यानी कि व्यापक स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 निम्नलिखित में किससे संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख के लीजिएगा, लिख लीजिए कि परीक्षा में प्रश्न इससे जरूर आएगा, पक्का है। तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लोकसभा राज्य विधानसभाओं में 1/3 महिला आरक्षण से संबंधित है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में संसद द्वारा 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। इस विधेयक का संबंध लोकसभा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि इस विधेयक का संबंध लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है। अब परीक्षा में ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन दे देगा आपसे कि लोकसभा, राज्य विधानसभा और क्या कहते हैं राज्यसभा कर देगा। अब वहीं पर आप कन्फ्यूज होगे, तो राज्यसभा में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये केवल और केवल कहाँ पर है, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में और क्या कहते हैं दिल्ली विधानसभा में, ठीक, ध्यान रखिएगा। और इस विधेयक को क्या नाम दिया गया है, नारी शक्ति वंदन। यह भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। मैंने प्रश्न इस पर बनाया हुआ था कि नारी शक्ति वंदन का संबंध किससे है। तो अभी जो आरक्षण प्रदान किया गया है महिलाओं को 33% SC ST महिलाओं को बेसिकली, ठीक है, तो उनके लिए जो है क्या कहते हैं ये आरक्षण है। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा कि SC ST के लिए रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका C, 108 फीट ऊंची। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ध्यान रखिएगा। यह प्रतिमा कहाँ पर है, मानधाता पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जो कि कहाँ पर है, आपके नर्मदा नदी के निकट पर यह मानधाता पहाड़ी है, वहीं पर जो इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और आपको पता होगा कि आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया था। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में आपसे पूछ लेता है मिसलेनियस में कि अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो आदि शंकराचार्य थे। और आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। अब ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आदि शंकराचार्य ने जो 4 मठ की स्थापना की थी वो कहाँ पर हैं, गूगल पे सर्च करिएगा और देखिएगा इसे। अब आज का प्रश्न है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में जाइएगा और उसे आप कमेंट में जा करके इसका आंसर दीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और बार बार मैं कहता हूँ कि जब आप प्रश्नों को खोजने की हैबिट खुद से डालेंगे गूगल पर, तो जब आप एक प्रश्न को खोजेंगे, सर्च करेंगे, तो निश्चित तौर पर उससे कई प्रश्नों के उत्तर आपको और मिलेंगे। तो इसलिए ये हैबिट अपने अंदर डेवलप कीजिए, इसका बखूबी फ़ायदा आपको मिलेगा। आज का प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए कि स्टैचू ऑफ वननेस किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको बताना है, ऑप्शन आपके हैं, ए आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊँची मूर्ति, या फिर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, माफ़ कीजिएगा मूर्ति होगा यहाँ पे, मौत नहीं होगा, सॉरी। सी ऑप्शन महात्मा गांधी की मूर्ति, या डी भगवान बुद्ध की मूर्ति। ठीक है, तो ये अब आपको आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में जा करके और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, किसके नाम पर, तो वो हो जाएगा राइट आंसर कैप्टन तुषार महाजन। ठीक, ध्यान रखिएगा। उधमपुर जम्मू कश्मीर में स्थित है।
चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए आज, और बाकी क्लासेस आपकी जैसा कि मैंने आपको बताया था जल्द ही स्टार्ट होने वाली है व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। बस आप थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, जहाँ तक इतना आप लोगों ने वेट किया है। आपको यूपीपीसीएस और यूपीएससी और पीपीएससी संबंधित जितने भी प्रकार की क्लासेस होंगी सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी। निश्चिंत रहिएगा और आप लोग पढ़ते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, जल्द ही आप लोग सक्सेस होंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।